9 अगस्त 2020 को कोलकाता में एक बहुत बुरी घटना घटी। यह शहर, जो अपनी संस्कृति और रौनक भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है, अचानक गम और सदमे के साये में डूब गया। जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली, शहर की व्यस्त सड़कें और मशहूर जगहें थमी हुई सी लगने लगीं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ले रही एक युवा डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर मृत पाई गई। यह संस्थान, जो भारत में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का एक केंद्र है, अब एक दुखद घटना का केंद्र बन गया था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अभी 36 घंटे की एक बहुत लंबी शिफ्ट खत्म की थी और उन्हें सेमिनार रूम में पाया गया, एक ऐसी जगह जहां लोग सीखते और चर्चा करते हैं। सेमिनार रूम, जो आमतौर पर बौद्धिक चर्चा और सीखने की गूंज से भरा रहता है, अब खामोश था, एक अकथनीय त्रासदी का गवाह बन गया। यह जगह एक भयानक क्राइम सीन बन गई। इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हॉस्पिटल, जो हीलिंग और आशा की जगह है, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जांच के घेरे में था, जहां पीले टेप क्राइम सीन की सीमाओं को चिह्नित कर रहे थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हॉस्पिटल में, जो लोगों की मदद करने की जगह है, ऐसा कुछ बुरा हो सकता है। स्टाफ, जो अपनी जान दूसरों को बचाने के लिए लगा देते हैं, अब अपने ही एक साथी के जाने के गम से जूझ रहे थे। इस बेतुकी घटना का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। ये युवा डॉक्टर, जिसके सपने थे और एक उज्जवल भविष्य था, इस बात का प्रतीक बन गई कि चीजें कितनी असुरक्षित हो सकती हैं। उसका पोर्ट्रेट, जो अब फूलों और मोमबत्तियों से घिरा हुआ है, जीवन की नाजुकता और भाग्य की अप्रत्याशित प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। पूरे भारत में लोग सदमे में थे और चिंतित थे, खासकर उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मुश्किल कामों में कड़ी मेहनत करती हैं। इस घटना ने वर्क प्लेस सेफ्टी, खासकर मेडिसिन जैसे डिमांडिंग प्रोफेशंस में महिलाओं के लिए के बारे में देशव्यापी बातचीत शुरू कर दी। हर जगह डॉक्टर्स बहुत दुखी और डरे हुए थे, क्योंकि उनमें से एक को चोट पहुंचाई गई थी। मेडिकल कम्युनिटी देखभाल और करुणा की साझा प्रतिबद्धता से बंधा हुआ गहरा शोक मना रहा था। विजिल्स रखे गए और आंसू बहाए गए, क्योंकि वे अपने दुख और यह सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प में एकजुट थे कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। पुलिस ने डॉक्टर की मौत की तुरंत जांच शुरू कर दी। हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। ऑफिसर्स उस जगह के हर इंच को बारीकी से देख रहे थे, किसी भी क्लू की तलाश में जो उन्हें सही दिशा में ले जा सके। जल्दबाजी साफ दिख रही थी, क्योंकि पूरा कम्युनिटी सदमे में था और जवाब मांग रहा था। वे यह पता लगाना चाहते थे कि यह भयानक काम किसने किया। डिटेक्टिव्स बिना रुके काम करते रहे, सबूतों के टुकड़ों को जोड़ते रहे। उन्होंने गवाहों से पूछताछ की, सिक्योरिटी फुटेज देखे और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया। सच्चाई की तलाश में हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया। उन्होंने संजय रॉय को अरेस्ट किया, जो हॉस्पिटल में एक पुलिस वॉलंटियर था। संजय हॉस्पिटल में एक जाना पहचाना चेहरा था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी गिरफ्तारी से कम्युनिटी में सदमा फैल गया। जो लोग उसे जानते थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने घिनौने काम को अंजाम दे सकता है। हालांकि पुलिस के पास अपने कारण थे, लेकिन लोग अभी भी चिंतित थे और उन्हें लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। शक और डर की बातें आग की तरह फैल गईं। हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट्स घबराए हुए थे और कम्युनिटी बेचैनी से घिरा हुआ था। संजय रॉय की गिरफ्तारी से बढ़ती चिंता कम नहीं हुई। कुछ लोगों को तो यह भी लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। कंस्पिरेसी थ्योरीज घूमने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि असली मुजरिम अभी भी बाहर है और संजय सिर्फ एक बलि का बकरा है। थ्योरीज हॉस्पिटल की इंटरनल पॉलिटिक्स से लेकर ताकतवर लोगों से जुड़े और भी भयानक मकसद तक थीं। 11 सितंबर 2022 को फोरेंसिक टीम की एक रिपोर्ट ने चीजों को और भी उलझा दिया। फोरेंसिक एनालिसिस में ऐसी विसंगतियां सामने आईं जिन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया। सबूत शुरुआती असम्पशंस से मेल नहीं खा रहे थे और क्राइम की असली प्रकृति के बारे में नए सवाल उठने लगे। रिपोर्ट में कहा गया था कि सेमिनार रूम में स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे, जिससे लोगों को लगा कि शायद क्राइम कहीं और हुआ होगा। इस खुलासे ने पूरी इन्वेस्टिगेशन पर संदेह पैदा कर दिया। अगर क्राइम सेमिनार रूम में नहीं हुआ तो कहां हुआ? पुलिस वापस शुरुआत में आ गई और रहस्य गहरा गया। एक मैट्रेस पर दाग भी पाए गए थे और ऐसा लगता नहीं था कि आरोपी बिना देखे सेमिनार रूम में घुस सकता था। मैट्रेस के दाग क्राइम के लिए एक अलग लोकेशन का सुझाव दे रहे थे और पुलिस को मल्टीपल क्राइम सीन्स की संभावना पर विचार करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन ने एक नई दिशा ली। डिटेक्टिव्स ने सभी सबूतों की फिर से जांच की। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, चीजें और भी जटिल होती गईं। नए लीड्स सामने आए और पुराने लीड्स पर फिर से विचार किया गया। डिटेक्टिव्स पर केस को सुलझाने का दबाव बढ़ता गया, लेकिन जितना अधिक उन्होंने खुलासा किया, धोखे का जाल उतना ही जटिल होता गया।
जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, कम्युनिटी का पुलिस पर से विश्वास डगमगाता गया। हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भी जांच की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ सबूत छिपाने की कोशिश की थी और वे कुछ पैसों के मामलों में शामिल थे। संदीप की गिरफ्तारी ने केस में एक और रहस्य की परत जोड़ दी। उनकी फाइनेंशियल ट्रबल्स और सबूत छिपाने की कोशिशों ने एक संभावित मोटिव का सुझाव दिया, लेकिन इसने हॉस्पिटल के इंटरनल अफेयर्स के बारे में और भी सवाल खड़े कर दिए। 8वीं मंजिल पर ऑपरेटिंग रूम के साथ भी कुछ अजीब हुआ। वह रूम, जो रेनोवेशन के लिए बंद था, अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के फिर से खोल दिया गया। इस अप्रत्याशित घटना ने वहां क्या हुआ होगा, इस बारे में और अटकलों और अफवाहों को हवा दी। यह बंद था और फिर खोला गया, और खूनी ग्लव्स की अफवाहें थीं। ऑपरेटिंग रूम में खूनी ग्लव्स की खोज ने रहस्य को और बढ़ा दिया। क्या वे डॉक्टर की मौत से जुड़े थे या ये कोई और असंबंधित घटना थी? पुलिस को कई संभावनाओं को छानना पड़ा, हर एक पिछले वाले से ज्यादा उलझाने वाली। क्लूज और सस्पेक्ट्स के उलझे हुए जाल ने सभी को सोच में डाल दिया कि क्या सच्चाई कभी सामने आएगी। जी, कार मेडिकल कॉलेज की भयानक घटना ने पूरे देश में सदमा पहुंचा दिया। यह एक ऐसी रात थी जिसे उसकी त्रासदी और उसके बाद भावनाओं और कार्रवाई के उमड़ने के लिए याद किया जाएगा। इस घटना ने भारत में बहुत से लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया। सड़कें तख्तियां लिए, नारे लगाते और न्याय की मांग करते लोगों से भर गईं। गुस्सा साफ दिख रहा था और यह स्पष्ट था कि यह केवल एक अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े मुद्दे का प्रतिबिंब थी। डॉक्टर्स खासकर बहुत परेशान थे, क्योंकि पीड़िता उनमें से एक थी। मेडिकल कम्युनिटी ने विश्वासघात और असुरक्षा की गहरी भावना महसूस की। वे हमेशा से ही हीलर्स रहे हैं, जो दूसरों की देखभाल करते हैं, और अब वे खुद को सुरक्षा की जरूरत में पाते हैं। लगभग 300,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हड़ताल पर चले गए। यह अभूतपूर्व था और उनके गुस्से और निराशा की गहराई को दिखाता था। वे सिर्फ अपने कॉलीग के लिए नहीं, बल्कि सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और सम्मान के लिए हड़ताल कर रहे थे। वे अपने कॉलीग के लिए न्याय और सभी डॉक्टर्स, खासकर महिलाओं, के लिए बेहतर सुरक्षा चाहते थे। मांगें स्पष्ट थीं: सख्त कानून, हॉस्पिटल्स में बेहतर सुरक्षा और मेडिकल प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं, के साथ व्यवहार करने के तरीके में सामाजिक बदलाव। हड़ताल के कारण हॉस्पिटल्स में कई चीजें रुक गईं। रूटीन चेकअप्स, इलेक्टिव सर्जरीज और नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स सभी रोक दिए गए। आमतौर पर चहल पहल वाले हॉस्पिटल के गलियारे अजीब तरह से शांत थे, जो स्थिति की गंभीरता की एक कठोर याद दिलाते थे। केवल इमरजेंसीज का ही ध्यान रखा जाता था। इमरजेंसी रूम्स अभी भी चालू थे, लेकिन तनाव साफ दिख रहा था। जो डॉक्टर्स बचे थे, वे सीमित संसाधनों के साथ पेशेंट्स की भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। हालांकि इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई, लेकिन ज्यादातर लोग डॉक्टर्स के साथ सहमत थे और समझते थे कि वे हड़ताल क्यों कर रहे हैं। पेशेंट्स और उनके परिवारों ने अपना समर्थन व्यक्त किया, उठाए जा रहे मुद्दों के महत्व को स्वीकार किया। सिर्फ डॉक्टर्स ही परेशान नहीं थे। यह घटना जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ रेजोनेटेड हुई। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि गृहिणियों ने भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर मेडिकल कम्युनिटी के साथ एकजुटता दिखाई। महिला समूहों और मानवाधिकार संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक बड़े संघर्ष के हिस्से के रूप में देखा। विरोध प्रदर्शन केवल एक घटना के बारे में नहीं थे, बल्कि एक सिस्टेमिक इश्यू के बारे में थे जिसे संबोधित करने की आवश्यकता थी। बहुत से लोगों ने रिक्लेम द नाइट इवेंट्स में मार्च किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध हैं। ये मार्चेस शक्तिशाली थे, जिसमें पार्टिसिपेंट्स मोमबत्तियां और तख्तियां लिए हुए सुरक्षा के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए सड़कों पर चल रहे थे। वे न्याय, मजबूत कानून और लोगों द्वारा महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार चाहते थे। संदेश स्पष्ट था, अब बहुत हो गया। राष्ट्र बदलाव की मांग कर रहा था और यह कार्रवाई का समय था। इतने सारे प्रोटेस्ट्स और कोर्ट्स के प्रेशर के बाद गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ा। उन्होंने हॉस्पिटल्स को सुरक्षित बनाने के लिए $12 मिलियन खर्च करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वे हर जगह कैमरास लगाएंगे और ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स रखेंगे। कोर्ट्स भी इसमें शामिल हुए। कलकत्ता हाई कोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन के तरीके से खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दे दिया, जो भारत का FBI जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम पर डॉक्टर्स सुरक्षित रहें।
आर जी। कार मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने भारत में कई महिला डॉक्टर्स को बहुत डरा दिया। इससे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जॉब्स कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर क्योंकि वे लंबे समय तक काम करती हैं। वे इस बारे में चिंता करने लगी कि क्या वे अच्छी डॉक्टर्स बन सकती हैं और फिर भी सुरक्षित रह सकती हैं। कई महिला डॉक्टर्स डरी हुई थीं, खासकर देर रात काम करने या हॉस्पिटल के उन हिस्सों में काम करने को लेकर जहां बहुत से लोग नहीं होते हैं। उन्होंने असुरक्षित महसूस किया और यह चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया। इस दुखद घटना ने यह भी दिखाया कि कुछ लोग अभी भी महिला डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं। कुछ महिला डॉक्टर्स के साथ सम्मान से व्यवहार नहीं किया जाता है और उन्हें हमेशा वह मदद नहीं मिलती जिसकी उन्हें जरूरत होती है। युवा डॉक्टर की मौत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, इसने भारत में सभी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। इसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों होता है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रोटेस्ट्स सिर्फ एक डॉक्टर के बारे में नहीं थे, वे उन सभी महिलाओं के बारे में थे जिन्हें हर दिन चोट पहुंचाई जाती है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लोग इस बारे में बात करने लगे कि क्या लॉज काफी मजबूत हैं और क्या पुलिस और कोर्ट्स मदद करने के लिए काफी कुछ करते हैं। यह स्पष्ट हो गया कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत को बड़े बदलाव करने की जरूरत है।